मालेगांव का टेरर मॉड्यूल, कांग्रेस का सियासी फितूर। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव किसका था डेंजर क्रिएटिव? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगा सकती है तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद कभी काबू में ही नहीं आ पाया। आतंकवाद से समझौता, भगवा को बदनाम करने की मंशा। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हिंदुत्व से इतनी घृणा, इरादा संघ का चरित्र हनन करना। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। मालेगांव में मोदी को फंसाने का मास्टरमाइंड कौन? नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका बात। आज हम करेंगे उसे मुद्दे की जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के लिए हिंदू और भगवा को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भगवा आतंकवाद के नाम पर फंसाने की साजिश रची गई? क्योंकि एक दिन पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर का दावा और अब मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रही बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सनसनीखेज खुलासे से तो यही बात सामने आ रही है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। आखिर मालेगांव ब्लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने का मास्टरमाइंड है कौन? रिपोर्ट देखिए। भगवा आतंकी बहाना, मोदी भागवत निशाना। भगवा आतंकी बताते, मोदी भागवत को फंसाते। मालेगांव धमाका, भगवा साजिश का कौन आका? साध्वी प्रज्ञा पर अत्याचार, हिंदू भगवा की बदनामी का विचार। मोदी भागवत को जेल भेजने की साजिश डिकोड। महाराष्ट्र का मालेगांव 29 सितंबर 2008 बम धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। माधव जैसे लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया। इनके नाम लेने पर मुझे नहीं मारने की बात कहते, मुझे प्रताड़ित कर बहुत कुछ झूठ कहलवाना चाहा।
जेल में मुझे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला, क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है। परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है, टॉर्चर करके और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है, उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करेंगे। सत्य तो कोई भी बोलेगा, ये पूरा केस जो है बनाया हुआ था, इसलिए उसका कोई आधार नहीं था और असत्य का कोई आधार होता भी नहीं है। सत्य प्रकट होता है, सिद्ध होता है और वह हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एटीएस अधिकारियों के सामने घुटने नहीं टेके, लाख प्रताड़ना झेली, लेकिन असत्य का साथ नहीं छोड़ा। साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि कई एटीएस अधिकारियों ने कानून के नाम पर गैर कानूनी काम किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इन गंभीर और सनसनीखेज खुलासों से ठीक एक दिन पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने भी बड़ा दावा किया। महबूब मुजावर मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस की जांच टीम का हिस्सा थे। मुजावर का दावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एटीएस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की तस्दीक करता है। मुजावर ने दावा किया कि उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया ताकि भगवा आतंकवाद को स्थापित किया जा सके। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे, उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने मालेगांव केस में बेगुनाहों को फंसाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगा सकती है, तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद कभी काबू में ही नहीं आ पाया। साथियों, मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी वोट बैंक के चश्मे से देखा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चिंतक विचारक राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के। राकेश जी, अगर 2 दशक पहले देखा जाए तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी और ये इसलिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि जब भी इस देश में आतंकवादी घटना होती थी तो एक वर्ग विशेष का नाम आता था। लिहाजा ये घटना हुई मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ, तो उसमें कुछ आरएसएस या अभिनव भारत जो कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, उनके लोगों का नाम निकल कर आया या नाम जोड़ा गया, जिससे कम से कम आतंकवाद की घटना हो तो जब
एक वर्ग विशेष का नाम साथ में आए तो हिंदू संगठन के लोगों का भी नाम आए, इसलिए इसे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दी गई। अब जब इस मामले में सभी लोगों को बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, तो आप इस मामलों को सबसे पहले कैसे देखते हैं? देखिए, एक विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के का जो सबसे बड़ा योगदान मानवता को है योग, उसको यूनाइटेड नेशन ले गए और यूपीए सरकार उसी हिंदू सभ्यता संस्कृति और हिंदू समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी घोषित करने में लगी हुई थी। यह जो स्क्रिप्ट लिखा गया मालेगांव का, वह स्क्रिप्ट गृह मंत्रालय ने या एटीएस एनआईए ने नहीं लिखा था। यह स्क्रिप्ट सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के इशारे पर 10 जनपद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थी। उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साध्वी प्रज्ञा जैसी, जो कम आयु में अध्यात्म और सार्वजनिक जीवन में संकल्प के साथ काम कर रही थी, ऐसे 7 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। आपको मैं बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया, वो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तरीके से उनको अनजान स्थान पर रखा गया। यानी भारत में बिना आपातकाल की जैसा व्यवहार किया जाता था, किसी को भी कहीं से उठाया जा सकता था। और देश में उसके जो मैंने कहा 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो था हिंदू समाज सभ्यता संस्कृति को बदनाम करना। दूसरा उद्देश्य था जो वैकल्पिक विचारधारा इस देश में उभर रही थी और जिससे सत्ता को सीधा खतरा नजर आ रहा था, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। और उस बदनाम करने में इन 7 आरोपियों को एक उपकरण की तरह उपयोग किया गया है। इनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी के तब के मुख्यालय अशोक रोड में पहुंचना था। इन सब के शीर्ष नेताओं को, जो लोकप्रिय नेता थे, उन सबको आरोपी बताकर और गिरफ्तार करने की कोशिश करना। यद्यपि यह असंभव कार्य था। संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात सोचना भी ऐसा ही है कि सूरज को निगल जाने की बात सोचना है। यूपीए सरकार को इसको अंदाज था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसका अंदाज नहीं था। इसलिए एजेंसी के जो लोग थे, उनको दायित्व मिलने पर भी, दबाव डाले जाने पर भी, वे संघ मुख्यालय की तरफ अपना मुंह नहीं कर पाए। राकेश जी, एक बात मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, क्योंकि एटीएस के जो पूर्व इंस्पेक्टर, वो भी मुस्लिम हैं, महबूब, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाला गया था। हमारे ऊपर दबाव इस बात का था कि आरएसएस के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, मोहन भागवत, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका नाम इसमें लपेटा जाए। इसके कुछ घंटों बाद जो आरोपी रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो भी आरोप लगाती, वो भी ये कहती हैं कि मेरे ऊपर ये दबाव था। पहले तो मेरे चूंकि फेफड़े की झिल्ली फट गई थी तो मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुझे डराया गया, धमकाया गया कि अगर और पिटना नहीं चाहती हो तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में रही। उनके ऊपर दबाव था कि राम माधव का नाम लो, उनके ऊपर दबाव था कि इंद्रेश कुमार का नाम लो। चूंकि अब इस बात का खुलासा हो गया है और एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर भी एक जांच नहीं बैठना चाहिए? कम से कम लोगों को सबक मिल सके। देखिए, प्रज्ञा जी के साथ जो व्यवहार हुआ, वो औपनिवेशिक काल में जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके साथ जो दमन होता था, जिसको 3rd रेट टॉर्चर कहा जाता है, वो प्रज्ञा जी के साथ हुआ। वो अपने स्वास्थ्य गंवा बैठी, जीवन का 17 साल बहुमूल्य समय गंवा बैठी और उनके साथ जितने एक्यूज थे सब पर दबाव था। उनको उनके साथ जिस प्रकार के की हर प्रकार की सीमाओं का उल्लंघन किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि वो एक असत्य बात को, यानी मोहन भागवत जी का नाम ले लें, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नाम ले लें। इन सब के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था, उसको समझना जरूरी है। वह मस्तिष्क यह था कि जो भी लोकप्रिय नेता, मोदी जी साफ दिखाई पड़ रहे थे कि दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा था उनकी लोकप्रियता, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व। मोहन भागवत जी संघ के देश के सबसे बड़े संगठन के मुखिया थे। इन सब के कारण से योगी जी, मोदी जी और मोहन जी को गिरफ्तार करने की
के ख्वाब देख रहे थे। वस्तुतः इसका पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था वो मस्तिष्क किया था कि इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर एक हिंदू आतंकवाद को खड़ा कर देना। वह वक्त ऐसा था जब भारत में मंदिर में, चौराहे पर, बाजार में, सरोजिनी नगर मार्केट से लेकर बनारस के मंदिर तक बम विस्फोट होना सामान्य बात हो गई थी। लोग सिनेमा घर में जाने पर या बाजार जाने में डरते थे, ट्रेन में चढ़ने में डरते, जहां भी भीड़ के इलाके होते थे वे हिचकते थे, डरते थे। यह माहौल देश में आतंकवाद का यूपीए सरकार ने बना दिया था। उस नाकामयाबी को छिपाने के लिए, यह नाकामयाबी कि मुस्लिम आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद को कर्व नहीं कर रहे हैं। कर्व ऐसा नहीं था कि भारत की सेना में, भारत के पुलिस में, भारत के जांच एजेंसियों में ताकत नहीं थी, ताकत थी, लेकिन वह वोट बैंक था। आतंकवाद को वोट बैंक से जोड़ने वाली भारत, पूरी दुनिया में कोई एक सरकार है तो यूपीए सरकार थी। पूरी दुनिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो भारत में है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता है कि उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। भारत में उनको दिया गया है, इसके कारण उसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे, तो उसको नियंत्रित दूसरे तरह से करना चाह रहे थे। दो पैरेलल समानांतर। वही तो मेरा कहना है, वही तो मेरा कहना है कि जब इतने गंभीर आरोप उस जांच में शामिल एक पूर्व अधिकारी लगा रहा है, साथ भी प्रज्ञा लगा रही हैं, तो क्या उन तमाम तथ्यों की या उन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर आने से पहले जो आपने एक प्रश्न उठाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, बहुत कम लोगों की निगाह में बात कही है कि जिस पूर्व अधिकारी ने इसका रहस्योद्घाटन किया वो मुस्लिम थे। आखिर एक मुस्लिम को क्यों चुना गया? वो यूपीए के स्क्रिप्ट लिखने वाले चाहते थे कि सांप भी मरे, लाठी भी नहीं टूटे। यानी एक मुस्लिम अधिकारी जब संघ मुख्यालय पहुंचेगा, वो कोशिश करेगा मोहन जी तक पहुंचने की, तो वह मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनेगा। वो हर तरह से भारत को विभाजित करना, भारत में दंगे करवाना, भारत के संप्रदायों के बीच में ईर्ष्या भाव पैदा करना, कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश थी। इसलिए मैंने कहा इसके पीछे चिदम्बरम का सैफरन टेररिज्म या शिंदे साहब जिन्होंने कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में राहुल जी, सोनिया जी की उपस्थिति में हिंदू टेररिज्म कहा, ये सब प्यादे थे। चिदम्बरम और शिंदे प्यादे थे। वो खेल कौन कर रहा था? वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सारी पे हो रहा था। और मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि विदेश की ऐसी ताकतें थी जो हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और वैकल्पिक विचारधारा को रोकने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले 20 साल से भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर है, वह राष्ट्रवाद की लहर पश्चिम में बैठे हुए लोगों को, इस्लामिक मुल्कों में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं है। वे भारत को पूर्व रूप में देखना चाहते थे, नेहरू युग में देखना चाहते हैं, उसी रूप में देखना चाहते हैं। इससे भारत के नेतृत्व को, भारत के राष्ट्रवादी संगठन को और भारत की आर्थिक प्रगति को, इन तीनों को वो हमेशा निशाना बनाते रहेंगे और आगे भी और कठोरता से बनाने की कोशिश करेंगे, जो आज हम देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उसमें नाम लेना, जो आज प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो रहस्योद्घाटन किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे उभरते नेता को इसमें झोंक दो, पूरी दुनिया में उनको बदनाम करो और संघ को बैकफुट पर रखो, लेकिन होने वाला नहीं था। यह मैंने पहले भी कहा कि मोहन भागवत जी तक पहुंचना ऐसा ही कोशिश होता है जैसे सूरज को निगल जाने की कोशिश करना। दुनिया के किसी भी ताकत में, लेकिन राकेश जी, उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी तो संसद में भी इस बात की चर्चा हुई। उस वक्त का उनका सुषमा स्वराज जी का भाषण भी हमने सुना और सुषमा स्वराज जी ने साफ तौर पर उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से 1990 के दशक में हिंदुत्व का जो उभार देखा जा रहा था, संघ का जो उभार देखा जा रहा था, पूरे देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त ये साजिश गढ़ने की कोशिश की और आपको देश माफ नहीं कर पाएगा। हर किसी का इशारा, हर किसी भारतीय जनता पार्टी का इशारा संसद में जो तमाम वक्तव्य हुए उसमें पी चिदम्बरम की तरफ था। आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, गृह मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने और शिंदे साहब ने जो किया वह संविधानेतर बात की। संविधान जो उनको दायित्व देता है, जो एक शपथ दिलाता है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन होगा। देखिए, नौजवानों को पकड़ लेना, गैर कानूनी तरीके से पकड़ना, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारत में एक संविधान कहता है किसी को भी कोई काम करने में जो प्रक्रिया संविधान ने बताई है उसके तहत ही आप कर सकते हैं। यदि मैं गुनाहगार भी हूं तो गुनाहगार को पकड़ने के लिए, फांसी की सजा देने के लिए आपको उस प्रक्रिया के माध्यम से चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
और उस प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ संविधान का जो मूल आत्मा है उसका ही उल्लंघन यूपीए सरकार ने किया। किसके इशारे पर किया? तो सोनिया गांधी जी के इशारे पर किया। आप मानकर चलिए उसमें यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी एक मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। वो एक सामान्य रूप से प्रधानमंत्री थे। मूल काम एक सोनिया गांधी जी के द्वारा, उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय परिषद से होता था। सोनिया जी प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करती थी। सोनिया जी को के सामने गृह मंत्रालय रिपोर्ट करता था। इससे वह आपका प्रश्न बहुत ही न्यायोचित है कि इस घटना के पीछे जो ताकतें थी, जो मंशा थी, उसकी एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है, सिर्फ 7 लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेला गया, यह पूरे भारत के राष्ट्रवाद के साथ खेला गया, एक विचारधारा के साथ खेला गया है और तमाम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे राकेश जी का, जो विस्तार से हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, वहां पर जाकर लोगों से सवाल जवाब किए और जानने की कोशिश की कि आखिर लोग इस मसले पर क्या होते हैं। कुछ सवाल हमने पूछे और वो सवाल जनता के पास पहुंचे। जनता ने उस पर अपनी राय भी दी है। कुछ मेहमान मेरे साथ होंगे, M.K. मीणा साहब मेरे साथ होंगे, पूर्व IPS हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। N.K. सूद साहब होंगे, पूर्व अधिकारी हैं रॉ के, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता BJP मेरे साथ होंगे और तहसीन पूनेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। लेकिन जो सवाल है वो सवाल बहुत जरूरी है। सर्वे का पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझकर RSS से जुड़े लोगों को फंसाया गया था। 61% लोगों ने, 61% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल फंसाया गया था। 37% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं फंसाया गया था। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि अधिकारियों ने झूठ बोलने के लिए प्रताड़ित किया, इसे आप कैसे देखते हैं? 55% लोगों ने कहा हम सहमत हैं, प्रताड़ित किया होगा। 37% लोगों ने कहा हम सहमत नहीं हैं और 8% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। मेरे साथ M.K. मीणा साहब हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मीणा साहब, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की कहानी, उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनको 17 साल तक भुगतना पड़ता है और उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आता है तो सभी लोगों को बरी कर दिया जाता है। और बरी करने के बाद इस जांच में शामिल एक पूर्व अधिकारी कहता है कि साहब दबाव तो था कि मोहन भागवत जो RSS के मुखिया हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। देखो, ये तो फैक्ट है कि बम ब्लास्ट हुआ, वहां इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, और अब तो ये एक्चुअली क्योंकि कोर्ट ने उनको सबको बरी कर दिया और अब इस थ्योरी पे, पुलिस की थ्योरी पे सभी लोग डाउट कर रहे हैं कि ये गलत फंसाया, उनको एक्यूज को गलत फंसाया। पहले तो अनफॉर्चुनेट है कि 17 साल बाद फैसला आया है। ये एक बहुत ही सिस्टम हमारा इस तरह का हो गया है कि इतना न्याय है वो इतना देर बाद आता है फैसला। वैसे कहना चाहूंगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया, फिर मेन इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ एविडेंस मिले। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक सबको गलत अरेस्ट कर लिया। उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अब तो मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में है। हो सकता है लोग अपील में जाएं और बाद में इसका फैसला हो। लेकिन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और अगर 2 तरह की थ्योरी है, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और प्रॉपरली जो एक्यूज को सही अरेस्ट किया है तो इसका मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन सही है। लेकिन जो थ्योरी दी है कि हिंदू या भगवा या मुस्लिम या कोई टेररिस्ट लोग हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, ये हम मान के चलेंगे कि इस तरह का हमको टेररिस्ट को टेररिस्ट के हिसाब से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। हमको इस तरह की कोई टर्म देनी चाहिए कि भगवा आतंकवाद है या हिंदू आतंकवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन प्रोफेशनली। अब इस केस में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें एक्यूज लोगों को भी अरेस्ट किया है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने की भी बात कही है, और हालांकि कोर्ट ने काफी मतलब स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं और पुलिस की थ्योरी को कई तरीके से
सोर्स ऑफ आरडीएक्स और जो यूज हुआ था जो व्हीकल उसके बारे में, विटनेसेस के कंट्राडिक्शंस में, उसके बाद जो एविडेंस की असेंबलिंग ऑफ बम्स उसके बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, उसमें एक्सप्लेन किया है। अब ये तो क्योंकि वो पर्टिकुलर अफसर ही बता सकते हैं कि उन्होंने दबाव में किया या सही इन्वेस्टिगेशन किया। होता क्या है कि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करती है, अब ये डिपेंड करता है कि पुलिस ऑफिसर्स उस टाइम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं या दबाव में कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ तो इन एक्यूज का कुछ न कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट करने के कॉम्पिटेंट नहीं हूं, क्योंकि इसमें एक पुलिस की एक थ्योरी है, इन्होंने एक्यूज लोगों ने अपनी थ्योरी दी है वहां पे, उसके बाद अभी कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, तो अभी हो सकता है अपील में जाएं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, लंबे उसके जजमेंट आने बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है कि वो प्रॉपरली एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए, या तो लेट हो गए या जल्दबाजी में किया या क्यों किस तरह के, क्योंकि जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है उनका सबका सब जवाब पहले ही सारे सीनियर अफसर्स को डिस्कस करके करना चाहिए कि भाई कोर्ट हमसे ये भी पूछ सकती है, कोर्ट ये भी पूछ सकती है, एक्यूज इस पॉइंट को भी उठा सकते हैं। तो फुल प्रूफ इस तरह का केस बनाना चाहिए था, जो शायद बनाने में आपका कहना है कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई जिसके कारण शुरू में मामला दर्ज किया गया, आपने इन लोगों को आतंकवादी के तौर पर दिखाया और बाद में फिर कहीं ना कहीं चूक हो गई और कोर्ट ने फिर बरी कर दिया। एनके सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं। सूद साहब, कहीं ना कहीं शंका मीणा साहब को के जहन में बनी हुई है, आप इस मसले को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मीणा साहब जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होती, जात होती है। 100% केस जो है वो मुसलमान टेररिस्ट करते हैं और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और यहाँ पुलिस से कोई चूक नहीं हुई, पुलिस को डायरेक्शन दी गई थी। मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात कहूँ कि एक बार मेरे को आईबी का सीनियर ऑफिसर मेरा वो कह रहा था मैं आरएसएस के ऑफिस में जा रहा हूँ इंद्रेश कुमार से मिलने, क्योंकि मुझे डायरेक्शन दी गई है होम मिनिस्टर से। मैंने कहा होम मिनिस्ट्री या मिनिस्टर? कहते हैं होम मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इनको आपने फंसाना है, और वही फंसाने की कोशिश की गई थी। और देखिए दूसरी बात है, कर्नल पुरोहित से मैं मिला था, कर्नल पुरोहित ने मुझे बहुत सी बातें बताई थी, किसी मीटिंग में मिला था तो उसे बड़ी बातें बताई थी, और वो हेमंत करकरे का नाम बार बार ले रहे थे। हेमंत करकरे जो थे वो कांग्रेस के पिट्ठू थे, मैं सिंपल सी बात कहूंगा, पिट्ठू थे, उनके इशारों पे काम करते थे, जो किसी आदमी को करना नहीं चाहिए। स्पेशली अगर आप पुलिस में हो या आईएएस ऑफिसर हो, आप अपनी ड्यूटी करिए। इसी चक्कर में करकरे को रॉ में भेजा गया, रॉ से उनको फॉरेन भेजा गया और वहां पे फेल हो गए, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत थी, साथ सच बोलने की आदत नहीं थी, और झूठ बोलेंगे तो उनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने उनकी जो मौत हुई वो हुई 26/11 के अंदर, और वो एक पुलिस ऑफिसर थे, उनको ये नहीं पता था कि टेररिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जा रही है। वो जैकेट पहन गए थे, लेकिन वो जैकेट जो थी आपके जो पिस्टल के जो कारतूस हैं उसको झेल सकती थी, AK-47 को नहीं झेल सकती थी। उनको शायद लगा कि पाकिस्तान मेरे बड़े बड़े दोस्त हैं। और सीधी सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, मोदी का जो नाम ले रहे हैं, आपका जो 2002 का केस हुआ था उसके अंदर मोदी को पूरा फंसाने की कोशिश की थी। पीएम मोदी को उस टाइम पे सीएम थे वहां के। फिर आप दूसरी बात देखिए कि जब समझौता एक्सप्रेस हुई थी, इशरत जहां के थ्रू पीएम मोदी को मर्डर करने की कोशिश की गई थी, और उसमें इन्होंने जो वहां के होम मिनिस्टर थे उनको वहां से निकाला कर दिया था कि आप गुजरात में नहीं रहेंगे। और आप देखिए, एक और बात कहूंगा आपको कि जब ये समझौता एक्सप्रेस हुई थी, यहाँ पे जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे, उनको छोड़ करके वहां पे हिंदुओं को फंसाने की कोशिश की गई थी। मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि उस एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर कुछ रॉ के लोग भी होते थे। और फिर आपको बता दूं, जैसे आप बात करते हैं, लोग सारी की बात करते हैं, इसके अंदर जो पूरा काम किया गया था उस टाइम के होम मिनिस्टर, उनकी डायरेक्शन पे काम किया जाता था। और आप एक और बात कहूंगा कि उस टाइम पे जो रॉ के चीफ थे वो थे अशोक चतुर्वेदी, करप्ट आदमी थे, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद आपके जो होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, उन्होंने केसी वर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे उनके साथ काम करते थे, उनके पीएस थे, उनको रॉ का चीफ बना दिया, बाहर से लाके आदमी को चीफ बना दिया, ताकि सारी की सारी जो उनकी हरकतें कांग्रेस की उनको दबा दिया जाए। तो यहाँ पे तो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। और आप एक और बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जो रॉ के चीफ की अपॉइंटमेंट की जाती थी उस टाइम की जाती थी अहमद पटेल के द्वारा, और अहमद पटेल गुजरात के थे, और उनका हाथ था जो बॉम्बे जो ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जो गोधरा ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे अहमद पटेल का नाम बताया जाता है। मैं अपनी खबर नहीं दे रहा, मैं आपको इंटेलिजेंस की खबर दे रहा हूँ, जो रॉ की खबर दे रहा हूँ, लेकिन उन सारी खबरों को अंडरग्राउंड कर दिया जाता था और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
अगर दिनेश कुमार को फंसाना चाहते हैं तो जरूर मोहन भागवत को फंसाना चाहते होंगे। और पीएम मोदी के बारे में तो बहुत से प्रूफ है, उनको गोधरा कांड में कैसे फंसाने की साजिश की गई और कैसे उनको दूसरे केसेस में फंसाने की कोशिश की गई या उनका मर्डर करने की कोशिश की गई। तो ये तो सारी की सारी जग के सामने बात है, सबकी ओपन पब्लिक की बात है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म है मुसलमानों का, इस्लाम। जो इंडिया, मैं बाकी कंट्री की बात नहीं करता, मैं इंडिया की बात करता हूं। अगर यहाँ पे जो भी टेररिस्ट अटैक होता है उसके पीछे मुस्लिम होते हैं। एम के मीणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं एक बार उनके पास चलूंगा क्योंकि मीणा साहब, एन के सूद साहब ने जितनी भी बातें की हैं बहुत सनसनीखेज खुलासे कर दिए। सूद साहब ने तो मीणा साहब ये भी कह दिया कि रॉ भी इशारे पर काम करता था, आईबी भी इशारे पर काम करता था। ये जो तमाम घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ऊपर से डायरेक्शन आते थे और कई बार खुद गवाह भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुद जानकारी है कि ऊपर से डायरेक्शन आते थे कि इसे फंसा दो और इसे फंसा दो। तो ये तो बड़ा सनसनीखेज खुलासे हैं मीणा साहब। नहीं, ये अब इनके पास इंफॉर्मेशन होगी और ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि हम न कोई पुलिस का सपोर्ट कर रहे न हम पुलिस के खिलाफ बोल रहे। ये तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात है कि एक्चुअली ये लोग अंडर प्रेशर काम किए हैं या एक्चुअली काम किए इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि इसमें इन्होंने दो थ्योरी है, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है नहीं होता है ये तो डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। कुछ ऑफिसर से वो प्रेशर नहीं मानते कि भाई जो प्रोफेशनल, कुछ ऑफिसर हैं, मैं मानता हूं कि कुछ ऑफिसर हैं जो ऊपर से जो डायरेक्शन आती है उस तरह करते हैं, वो गलत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही करते। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या डायरेक्शन थी। अगर इनके सभी के पास अगर किस तरह की है कि भाई गलत दिया तो गलत हुआ है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर आप ये देखो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही अरेस्ट किया, सबको तो अरेस्ट नहीं किया, और उसमें इस तरह का है। अब अगर उस तरह की बात थी तो ये ऑफिसर अभी बोल रहे हैं तो उसी टाइम इनको बोलना चाहिए था, अपोज करना चाहिए कि नो, हम क्यों इनका नाम ले, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन नाम लें। एक तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, हम आरएसएस का या हिंदू का, इनका क्यों नाम लें हम, क्योंकि नाम एक्चुअली जो इन्वॉल्व है उन्हीं का नाम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन में तो चूक मैं मानता ही हूं, क्योंकि जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने कमेंट किया है और मैं भी पढ़ रहा था जजमेंट वगैरह, उसमें इनफैक्ट कुछ लूपहोल्स हैं। अब ये जानबूझ के किए हैं या सच्चाई है या गलत है, अब ये तो उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बता सकते हैं या एक्यूज बता सकते हैं क्या है। क्योंकि अभी जो एक्यूज जो बोल रहे हैं या वो ऑफिसर बोल रहा है, इसकी सच्चाई तो एक्चुअली यही लोग जानते हैं। और इसकी सच्चाई यही बता सकते हैं। असल में सर्वे के 3 सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछे, एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत सहित अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? 59% लोग यानी कि 59% लोग इस बात से सहमत थे, 39% लोग इस बात से सहमत नहीं थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चौथा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में जो गिरफ्तारियां हुई उस वक्त की यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सरकार के इशारे पर हुई? 63% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल इशारे पर, सरकार के इशारे पर हुई। 27% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मालेगांव विस्फोट मामले में हुई जांच राजनीति से प्रेरित थी? 55% लोगों ने कहा बिल्कुल प्रेरित थी। 41% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है और 4% लोग इस पर कहना नहीं चाहते थे, कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, उनकी समझ में नहीं आया या वो बचना चाहते थे, जो भी कारण होगा। लेकिन इन तीनों सवालों में जो लोगों की राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एन के सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व रॉ अधिकारी है। सूद साहब, मुझे लगता है कि आप व्याकुल भी हैं जवाब देने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो एटीएस थी, इस मामले की जो जांच करने वाली एटीएस थी, उसके एक पूर्व इंस्पेक्टर ने दावा किया जो कि खुद मुस्लिम है। उसने कहा कि साहब मेरे ऊपर दबाव था कि इनका नाम आपको डालना है, इनका नाम आपको फंसाना है। उसके कुछ घंटे बाद जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है
जो खुद आरोपी रही, उनके ऊपर इसके पहले भी कई सारे आपराधिक प्रकरण रहे हैं, वो ये कहती हैं कि मेरे ऊपर दबाव था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आप लो, मेरे ऊपर दबाव था कि आरएसएस के प्रमुख का नाम लो, मेरे ऊपर दबाव था कि जो राम माधव हैं संघ के, उनका नाम लो, और इंद्रेश कुमार का भी नाम लो। तमाम नाम मेरे ऊपर थे और यह कहा गया कि अगर और पिटना नहीं चाहते हो या पिटाई से बचना चाहते हो तो इनके नाम ले दो। चूंकि मैं बीमार थी, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे अवैध तरीके से एक अस्पताल में हिरासत में रखा गया क्योंकि मेरे फेफड़ों की झिल्ली फट गई थी, इसलिए मुझे अस्पताल ले जाया गया और वो अस्पताल में भी भर्ती जो रखा गया वो अवैध तरीके से रखा गया क्योंकि प्रताड़ित किया होगा तो शायद ये घटना हो गई होगी। इन तमाम तरह का जिक्र, लेकिन जिसका जिक्र मीणा साहब कह रहे हैं कि आज जो इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव था, उस वक्त उन्होंने क्यों ये बात नहीं की? देखिए, उस टाइम बात करते तो उनको डिसमिस कर देते, उनकी नौकरी चली जाती। आप बड़ा आसान है कहना। यहां पे एक आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 311 विद इन ब्रैकेट्स 2 विद इन ब्रैकेट सी, जिसपे बगैर इंक्वायरी किसी को डिसमिस किया जा सकता है। इनको भी डाल देते हैं जेल के अंदर। और मैं तो कह ही चुका हूं आपको सामने। देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक रॉ के चीफ से रिटायर हो गए थे, तो उस टाइम पे पीएम जो मनमोहन सिंह थे उनके पास मिलने गए। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा जी आप जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो आप ऐसा करिए मैडम से मिल लीजिए। उनका मैं सोचा 10 सेकंड के लिए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पीएम की वाइफ है, मिल लेता हूं। तो उनका जी मिसेस सिंह कहाँ होगी? कहते मिसेस सिंह नहीं, मिसेस गांधी। तो उन्होंने कहा जी मैं उससे क्यों मिलूं, मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिलता। यहाँ पे जो कुछ लोग करप्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो अपने ओहदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन के लिए, क्योंकि कहते मैंने तो अपना टाइम पूरा कर लिया, मैं क्यों जाकर के चमचागिरी करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चमचागिरी करते हैं, जिनको बेनिफिट लेना होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी किसी भी एजेंसी के अंदर या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 3 चीजें होती है। अगर आप काम में अच्छे हैं तो बड़े गुड अच्छे हैं, आपको गुड रिपोर्ट मिलेगी। मैं किसी से कह रहा था, एक सीनियर से, तो पूछा आपको क्या मिलना चाहिए, मैंने कहा जी अगर इफ आई एम गुड इन वर्क मेरे को गुड मिलना चाहिए, अगर मैं काम के साथ कुछ प्राइवेट काम करता हूं तो मुझे वेरी गुड मिलना चाहिए, और अगर मैं पर्सनल काम करता हूं तो मुझे आउटस्टैंडिंग मिलना चाहिए। कहते प्राइवेट और पर्सनल में क्या फर्क है? मैंने कहा प्राइवेट का मतलब है कि आप छोटे मोटे कोई काम कर देते हैं, किसी का कर दिया, और पर्सनल का मतलब है उस कुत्ते को नहलाना, अफसरों की सब्जी लेके आना, जूते पॉलिश करना, जूते की रिपेयर कराना। तो दोनों चीजों में फर्क है। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत काफी होते हैं और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो ऊपर चढ़ते रहते हैं। लेकिन जो पहली और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाते अगर ऊपर का आदमी सेफ ना हो। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि मोदी को तो शुरू से फंसाने की बात की जा रही थी। अहमद पटेल उसके साथ थे और वो सोनिया गांधी के बड़े क्लोज थे। और आप देखिए ना, अहमद पटेल जैसा आदमी रॉ के चीफ की अपॉइंटमेंट कराता था, कई रॉ के चीफ उन्होंने अपॉइंटमेंट कराए कांग्रेस के राज के अंदर। फिर आप उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने तो अपने पीएस को बना दिया, केसी वर्मा को रॉ का चीफ। क्यों बनाया? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे यहाँ की खबरें बाहर जाएं, क्योंकि चीफ पे सब कुछ डिपेंड करता है। और बाकी गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट क्या सोचती है इसके बारे में। मीणा साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जो 17 साल चला है। आपने बड़ी बात उठाई कि सबसे पहले तो हमारी न्याय की व्यवस्था को सोचना चाहिए कि अगर कोई आरोप लगे हैं तो वो आरोप सही है तो भी ठीक है और आरोप गलत है तो भी ठीक है, लेकिन 17 साल तक क्यों किसी को घसीटना पड़े? अब इस पूरे मामले में 17 साल इन आरोपियों को आपने लगा दिए और उसके बाद आपने इनको बरी कर दिया। अब इनके जीवन के 17 साल तो खत्म हो गए आरोप झेलते झेलते। मैंने इस बहुत से मामले देखे हैं जिसमें छोटी सी पेंशन के मामले 17 साल, 15 साल, मालूम पड़ा कि साहब 5,000 की पेंशन थी और वो 15 साल तक केस चलता रहा। ये जो देश की न्यायिक व्यवस्था, सबसे पहले तो इसे सुधरने की जरूरत है। लेकिन ये बहस और ये चर्चा और ये बात आज की नहीं उठ रही है, सालों से उठ रही है, दशकों से उठ रही है, संसद में उठती है, संसद के बाहर उठती है, लेकिन सुधरती नहीं है। आज भी अदालतें केसों के बोझ में दबी हुई हैं और वो स्थिति जस की तस है। आज भी आप अक्सर सुनने को मिलता है कि कभी कभी तो हम देखते हैं कि 32 साल बाद पुराना केस हुआ है, जिस आदमी का केस चल रहा वो कब का सिधार चुका, मर चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी एक जांच भी होनी चाहिए? आरोप अगर पूर्व इंस्पेक्टर लगा रहे हैं, आरोपी लगा रहा है, चूंकि यह संवेदनशील मामला है, देश से जुड़ा मामला है, देश की एकता अखंडता से जुड़ा मामला है, एक बड़ी विचारधारा का मामला है, सत्ता में आज जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोग हैं उनसे जुड़ा मामला है, कल जो सत्ता में थे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, उन्होंने अगर पद को दुरुपयोग किया है तो उनसे जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? देखो, इसमें
अंडर ट्रायल जब केस चला है और चार्जशीट के साथ जो पेपर गए हैं उसको देखना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअली एक्यूज ने क्या बोला है। क्या ये सब चीजें अभी जो बोल रहे हैं या उसमें अपने स्टेटमेंट दिए, क्या जब उस टाइम इनको कोर्ट में पेश किए थे उस टाइम इन्होंने अपने डिफेंस में दिए, क्या वो डिफेंस स्टेटमेंट में दिए? एक्चुअली अभी बोलना एक्यूज का ये बोलना वो इतना रिलेवेंट नहीं होगा कि वो कोर्ट में स्टैंड भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिन बाद बोलना। हाँ, अगर इन्होंने जो मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं बोल सकता। एलिगेशन सच भी हो सकते, झूठ भी नहीं हो सकते, उसके बारे में कुछ कमेंट करने के बारे में अभी नहीं हो कॉम्पिटेंट। लेकिन जो प्रोफेशनल यही है कि इन्होंने ड्यूरिंग अंडर ट्रायल क्या बोला है, अपने डिफेंस में क्या बोला है, इनके लॉयर ने क्या पेश किया है और प्रोसिक्यूशन ने क्या बोला है, एक एक पॉइंट पे। क्योंकि अभी तो हमको तो केवल जजमेंट थोड़ा सरसरी निगाह से जो भी मीडिया में आया है वो अवेलेबल है, लेकिन और वो पढ़ा नहीं है पूरी अच्छी तरह, बिकॉज वी डोंट हैव स्टेटमेंट्स। ये तो एक्चुअली जो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नेचुरली डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा, ये नहीं इंक्वायरी। और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगा और वो ये पूरा मामला ऊपर की अदालत में भी जाएगा, उसमें चार्जशीट में क्या है, दोनों ने एक दूसरे ने क्या बयान किए, वो तमाम तरह की चीजों का देखकर ही कहा जा सकता है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऑलरेडी जो उनमें केसेस में उसमें पुलिस और डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन अच्छी तरह स्टडी करेगा, भाई कहाँ लैप्स रही पुलिस की, क्या गलती रही, और वास्तव में वो एक्शन होगा। ऐसे ही होते हैं। और लेकिन ये आपने बहुत सही बात बताई, इतने इंपॉर्टेंट केसेस की कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई इतने दिन में इनकी ट्रायल खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे मीणा साहब का, शुक्रिया करेंगे सूद साहब का जो विस्तार से इस मसले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। असल में मालेगांव बम विस्फोट मामले में जो विशेष एनआईए अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। जो ब्लास्ट किया गया था उसे लेकर ये चर्चा चल रही थी, अब इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो इस बीच हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं और तहसीन पूलावाला है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी अपनी क्या राय है। सबसे पहले बात प्रदीप भंडारी से करेंगे। प्रदीप भंडारी साहब, जरा ये बता दीजिए कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में जो विशेष एनआईए अदालत है, अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। आखिर ब्लास्ट किसने कराया, ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। आप क्या मानते हैं? देखिए, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के वो कौन से नेता थे जिन्होंने ये भगवा आतंक जैसे फर्जी थ्योरी को आगे लेके गए थे। और कांग्रेस पार्टी सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती थी। समझौता ब्लास्ट केस 2007 के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी अमजद अली और अरिफ कस्मानी को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने इनोसेंट हिंदुओं को साजिश के अंदर सामने रखा। कोर्ट के अंदर ये मामला गया और कोर्ट ने कहा कि पूरा का पूरा हिंदू आतंकवाद का शब्द गलत है। उसके बाद 2008 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी मालेगांव के अंदर में एक हमारे आर्मी के कर्नल, सर्विंग कर्नल को एक फर्जी केस के अंदर आगे बढ़ाती है और हिंदू आतंक जैसे शब्द का प्रयोग करती है, जिसको कोर्ट ने अभी कह दिया है कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी था। 26/11 आतंकवादी हमले के अंदर भी आरएसएस की साजिश कहा जाता है। और जो कलावा इस वक्त मैं पहन रहा हूं, यही कलावा जो है पहनकर उस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे हिंदू नेम के साथ में, और कांग्रेस पार्टी वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंक जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त पीएम डेजिग्नेट थे, उनकी पटना के अंदर रैली होती है जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, जिसके 4 लोगों को ऑलरेडी फांसी की सजा सुना दी गई है। पर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कहती है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का। और अब जो सामने फैक्ट्स आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कहना चाह रही थी, तो क्या सोनिया गांधी जो बटला हाउस के इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही थी और शहीद मोहन चंद शर्मा के लिए आंसू नहीं बहा रही थी, जो मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर फर्जी तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना चाहती थी, क्या ये पूरे पैटर्न और के पीछे गांधी वाड्रा परिवार है? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। गांधी परिवार, इसकी जांच होनी चाहिए, हम समझ गए। तहसीन पूलावाला हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन, क्या मालेगांव विस्फोट मामले में हुई जांच राजनीति से प्रेरित थी? आरोप यह है कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के दबाव में एक बायस जांच की, यह आरोप है मोटा मोटा। और ये आरोप मुख्य तौर से प्रज्ञा ठाकुर जी लगा रही है। प्रज्ञा ठाकुर जी को मेरे मित्र हेमंत करकरे जी, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आज भी मुझे दुख था, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, उन्होंने अरेस्ट किया। पर हेमंत करकरे जी ने उनको कब अरेस्ट किया? मोटरसाइकिल के ऊपर। मोटरसाइकिल जो अभी कोर्ट ने खारिज की कि वो चेसी नंबर, वो मोटरसाइकिल का एविडेंस हेमंत करकरे जी को किसने दिया?
प्रज्ञा ठाकुर जी ऑलरेडी अरेस्टेड थी मध्य प्रदेश पुलिस के तहत, और वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था सुनील जोशी नाम के एक आरएसएस प्रचारक के मर्डर में। जब उस मोटरसाइकिल की जांच शुरू होती है, मेरे मित्र हेमंत करकरे करते हैं, तब मध्य प्रदेश पुलिस उनको यह सूचना देती कि जिस मोटरसाइकिल पर ये बम ब्लास्ट हुए, ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है सुनील जोशी के मर्डर में भी, और वो मोटरसाइकिल के पीछे है प्रज्ञा ठाकुर। वहां से ये स्टोरी शुरू होती है। तो क्या प्रज्ञा ठाकुर जी ये कहना चाहते कि एक शहीद ने एक तो गलत इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरा शिवराज सिंह चौहान भी उनको फंसाना चाहते थे? ये बड़ा सवाल तहसीन पूलावाला ने उठाया। प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव विस्फोट की खबर हुई, 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमला, और इस बीच हिंदू आतंकवाद टर्म का आना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार ने जानबूझकर ये भगवा आतंक की थ्योरी को गढ़ा था, इसका हमें पूरा विश्वास ही नहीं, परंतु जितने भी पैटर्न है वो यही पॉइंट करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर सोनिया गांधी इस और गांधी वाड्रा परिवार इसके पीछे नहीं होता तो बाटला हाउस के अंदर वो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए क्यों आंसू बहाती सोनिया गांधी जी? सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है। क्यों पी चिदम्बरम ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में खुल के कहते सैफरन टेरर है? बराक ओबामा की किताब थी प्रॉमिस्ड लैंड करके, जिसमें बराक ओबामा ने यह लिखा है कि मनमोहन सिंह इस बात से घबरा रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएगा, और अपीजमेंट जो वोट है उनका वो खिसक जाएगा। और यही वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने पटल से ये कहा था कि इस देश में संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से जानबूझकर हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की पूरी साजिश रची थी। 8 से 14 के बीच में केस जो है कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाया क्योंकि पूरा केस फर्जी था, और अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पूर्व महबूब मुजाबिर है वो ये तक कह रहे हैं कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। इन सब से यही साबित होता है कि सोनिया गांधी, गांधी वाड्रा परिवार ये पूरे प्री प्लान तरीके से इस देश के बहुसंख्यक समाज को मतलब आपके हिसाब से गांधी परिवार इसका जिम्मेदार है? जो भी गड़बड़ झाला हुआ वो गांधी परिवार इसका जिम्मेदार है। तहसीन मेरे साथ मौजूद है। तहसीन, ये कहा जाता है कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेसी नेताओं की एक बड़ी साजिश के तहत भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई है, इस पर आप कुछ कहेंगे? ये सारे स्टेटमेंट्स हुए, ये सारे पब्लिक डोमेन, नकार नहीं सकते। लेकिन और एक स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में, और वो स्टेटमेंट है आरके सिंह जी का, जो उस वक्त के गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी। आरके सिंह जी वर्तमान में बीजेपी के सांसद है, इसके पहले मंत्री थे। मान भी लेते उन्होंने दबाव में स्टेटमेंट दिया, क्या बीजेपी ऐसे लोगों को मंत्री और सांसद बनाते जो दबाव में, सरकार के दबाव में काम करते? और अगर करते तो क्या वर्तमान होम सेक्रेटरी और वर्तमान एजेंसी दबाव में काम करती है? दूसरी चीज, आरके सिंह जी आज भी उस स्टेटमेंट से, उन्होंने नहीं कहा कि मैं स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आज भी उस स्टेटमेंट पे वो कायम है। तीसरी चीज, आरएसएस 26/11 के पीछे थी, और 26/11 की घटना आरएसएस की साजिश थी। ये किताब लॉन्च हुई थी, आपको याद है? इसमें कुछ बहुत ज्यादा आलोचना हुई कांग्रेस के एक बड़े नेता की। उस किताब लॉन्च में और एक व्यक्ति थे जो उस किताब को लॉन्च कर रहे थे। उस व्यक्ति का नाम है कृपाशंकर सिंह जी। वर्तमान में वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, और उत्तर प्रदेश से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये अलग बात है वे हार गए। बीजेपी ऐसे लोगों को 2024 में लेती है जो इस तरह की किताब लॉन्च कर रहे थे, जो कह रहे थे 26/11 पाकिस्तान का नहीं, आरएसएस की साजिश है। मैं इसलिए हमेशा एक चीज कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। भाजपा ठगने का काम करती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं भाजपा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूं। बोलिए। 2 केस के वर्डिक्ट आए, एक मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस का वर्डिक्ट आया, और एक प्रज्ञा ठाकुर जी के मालेगांव केस का वर्डिक्ट आया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में वही वर्डिक्ट आया हाईकोर्ट का कि लोग निर्दोष थे। वहां पर भाजपा का इकोसिस्टम और एजेंसी के माध्यम से अपील कर, एक कोर्ट का वर्डिक्ट गलत है। अगर कोर्ट का आप सम्मान करते तो वहां पर क्यों गलत है? क्योंकि वो मुसलमान। यहां पर जब कोर्ट कहता है वही चीज के सबूत ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए, ये गलत है, और हम ये केस बनता नहीं है, वहां पर भाजपा कहती है कोर्ट का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन। मैं तो सम्मान करता हूं कोर्ट का कि प्रज्ञा ठाकुर जी को उसने छोड़ दिया। क्या भाजपा सम्मान करती है मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट केस का? वहां पर क्यों कहती है क्या अपील करेंगे? अलग अलग नजरिया क्यों है, आपका ये कहना है। प्रदीप मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, क्या जानबूझकर यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत ये थ्योरी गढ़ी गई?
100% राजनीति से प्रेरित था और 100% ये गांधी वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप द्वारा ही हो रहा था। याद करिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने कहा कि उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सर्विंग आर्मी कर्नल को आप एक फेक केस के अंदर जो है संलिप्त करते हैं। इन लोगों ने ये तक फर्जी थ्योरी डाली थी कि भाई RDX जो है वो कर्नल पुरोहित के वहां पे पाया गया था, जो पूरा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 के अंदर इस पूरे केस को खारिज कर दिया था। और अब मालेगांव का जो पूरा ब्लास्ट केस है उसको भी NIA के कोर्ट ने कह दिया है कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंसेस एंड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन इनिशियली वाज मैलिफाइड। इन सब से यही पॉइंट होता है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, जहां एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को ये अपमानित करने के साथ में आतंकी घोषित कर सकते हैं और इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आतंकी साबित करते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर के केस के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी। तभी ये वर्डिक्ट के आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान से लेकर रेणुका चौधरी कह रहे हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी बोलो, और इस वर्डिक्ट को किसी ने वेलकम नहीं किया है। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि ये सब मोहरे हैं असली शतरंज का हिंदू आतंकवाद के खिलाड़ी सोनिया गांधी जी का परिवार। फिर गांधी परिवार पे आपने ये कहा, बाकी सब शतरंज के मोहरे। तहसीन ने एक सवाल है, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि मेरे ऊपर यह दबाव था कि मोदी, योगी और भागवत का नाम लूं, अन्य लोगों का भी नाम लूं। इस दबाव में वाकई दम है क्या? महबूब को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, वो क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सबका अधिकार है। लेकिन मैं इस चीज से पूछ रहा हूं, महबूब सच कह रहे हैं? महबूब किसका नाम ले रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर जी किसका नाम ले रही, जिसने कहा कि उनको टॉर्चर किया? परमवीर सिंह जी का। परमवीर सिंह जी का एक प्रमोशन छोड़ के बाकी सारे प्रमोशन भाजपा की सरकार में हुए। परमवीर सिंह जी, मैं किसी के व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता, किससे उनका रिश्ता है, कौन से नेता से, आप फाइंड आउट कीजिए, आप सक्षम हो। मैं उसमें व्यक्तिगत नहीं जाता, सबका अधिकार है। परमवीर सिंह कब देश छोड़ के गए और कब वापस आ गए, जब किसकी सरकार थी? और आज बाकी जो बड़े नेता है वो आज भी महाराष्ट्र में रहते हैं, आज भी उनमें से कई नेता मुंबई पुलिस का हिस्सा है। मुंबई आज कितने वर्षों से बीजेपी की सरकार है मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्यों एक्शन नहीं लेती? माननीय मोदी जी को, माननीय मोहन भागवत जी, ये छोटे नेता नहीं, भले मैं उनसे विपक्ष में हूं, मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री, अगर उनको फंसाने का कोई साजिश कर रहा है, देश के खिलाफ एक साजिश है, ये आप भी मानते हो राजीव जी, मैं भी मानता हूं। ओ अफसरान आज भी मुंबई पुलिस में है, वर्तमान में सरकार इनकी है और इनके सबसे बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे। इस अफसर को क्यों, इन अफसरों को क्यों रखा है पुलिस के अंदर? ये सवाल भाजपा दे दे, इस सवाल का जवाब दे भाजपा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, भाजपा सिर्फ यहां पर पॉलिटिक्स कर रही है। मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का वर्डिक्ट प्रज्ञा ठाकुर जी के केस में, हालांकि मेरे मित्र शहीद हुए इस देश के लिए, हेमंत करकरे, जिनको उन्होंने श्राप दिया। क्या भाजपा सम्मान करती है कोर्ट का? सवाल ये है, और अगर नहीं करती तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। प्रदीप जी, ये तमाम सारे आरोप तो आपने सुन ही लिए होंगे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उस वक्त के अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों को प्रताड़ित कर गलत बयान दर्ज करवाना चाहते थे। वाकई राजनीति से प्रेरित है क्या ये? देखिए, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है उसी चीज को पूर्व इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आपके चैनल पर और तमाम चैनलों पे आए, मुजाविर ने कहा कि कैसे उनको एज इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ये प्रेशराइज किया गया कि सर संचालक मोहन भागवत जी का उनको नाम लेना और उनको फेक केस के अंदर अरेस्ट करना है। और जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा वो जरूर इसके पीछे सच्चाई है, क्योंकि याद करिए कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको तमाम घंटों तक CBI पूछताछ करती थी एक फेक फर्जी केस के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ये जानती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में प्रधानमंत्री बनने का पोटेंशियल है और उनको रोकने के लिए वो फर्जी केसेस के उनके ऊपर संलिप्त करना चाहती थी, परंतु एक भी केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड नहीं किया। मैं वापस से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सोनिया गांधी, गांधी वाड्रा परिवार की साजिश थी कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सर संचालक मोहन भागवत जी और तमाम ऐसे संगठन जो हिंदुओं की बात कर रहा था और हिंदू आतंकवाद जैसे फर्जी कांग्रेस की थ्योरी के खिलाफ खड़ा था, उन सबको वो जेल में डालना चाहती थी। और ये पूरा का पूरा आज कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर फर्जी साबित हुआ है। अब इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसकी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों।